बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS304 का लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर हम 3 मेन टॉपिक हैं। पहला है जी सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और उसे कैसे की करते हैं। सेकंड पे आता है फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है और इसे कैसे प्रैक्टिकली करते हैं। थर्ड के ऊपर है यूनरी ऑपरेटर क्या है और इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 20 के अंदर पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ 3 टॉपिक हैं। इन तीनों में से ही अगर पेपर में वो कोई क्वेश्चन आता तो सिर्फ इन तीनों में से कोई एक आएगा, इसके अलावा इन तीनों के अलावा कोई चीज़ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सो वो तीनों अब चलते हैं और देखते हैं। तो पहली चीज़ के ऊपर स्ट्रिंग क्लास है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर की हुई है, इसका हिस्सा नहीं है। इस लेक्चर के अंदर जहाँ पे चीज़ स्टार्ट हो रही है वो है जी हमारा सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो चलते हैं सब्सक्रिप्शन, ये आगे जी जनाब, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर भी इसको कहते हैं, या फिर इसको सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर कौन सा होता है ये दोस्तों, ये जो आपकी स्क्वायर ब्रेसेस होती हैं इसको हम सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं, जो कि हम अपनी एरे के साइज़ के लिए बताते हैं। सो इसको हम ओवरलोड क्यों करते हैं दोस्तों? सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड हम इसलिए करते हैं जब हमने अपनी एरे के डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी हो ना, डिफरेंट इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को आपने एक्सेस करना हो, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि हम जो है वो अपने एरे के इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकली आ जाता है कि ओवरलोडिंग सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर के ओवरलोड करके दिखाओ। तो इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है वो छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ डेव C++ के अंदर। और जो कोड आपको पता मैं करवाता हूँ आपको, आपने सिर्फ वही कोड अपने नोट्स बना लें, उनके अपने नोट्स बना कर रख लें। जो कोड मैं करवाता हूँ उन्हीं कोड को अपने पेपर में जो है वो इंप्लीमेंट करके आना है, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हम करने लगे इंप्लीमेंट जी सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को। सबसे पहले सो यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं किस नाम से, टेस्ट के नाम से, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक एरे बना लेता हूँ अपनी इंट साइज़ की, एरे के नाम, और एरे का साइज़ जो है वो मैं 10 रख लेता हूँ। ओके, 10 साइज़ की मैंने एक एरे बना ली है। तो ये देख मैंने एरे क्यों बनाई है, क्योंकि हम सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। और सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर तब भी यूज़ होता है जब आपके पास कोई एरे हो और आपने उसके किसी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी हो। सो नेक्स्ट उसके बाद आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बना लिया। इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसके अंदर आप अपने ये जो आपने एरे बनाई है ARR नाम से, इसके ये 10 के 10 इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को आपने जो है वो क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है। सो उसके लिए हमने क्या किया, एक अपना टेस्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया और इसके अंदर हमने एक फॉर लूप लगा दी, फॉर, और उसने लिख दिया इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, 0 से, क्योंकि मेरी एरे आपको पता 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद i लेस देन इक्वल टू एरे का कितना साइज है 10, तो 10 मीन यानी इसका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर कौन सा 9, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 पूरे हो जाते हैं। सो i लेस देन इक्वल टू 9 और i प्लस प्लस। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा फॉर लूप के अंदर मैं आ गया और इस फॉर लूप के अंदर आके मुझे क्या करना है, अपनी इस एरे के हर इंडेक्स को वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने कहा ARR जो मेरी एरे है उसके i वाले इंडेक्स को इक्वल कर दो i प्लस 2 के। यानी कहने का मतलब ये है कि i की जो भी करंट वैल्यू ना, तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट करना, जो भी आंसर आएगा वो उठा के किस में दे देना, एरे के i वाले इंडेक्स में। तो पहले दफ़ा i की वैल्यू की 0 है तो i यानी एरे के 0 वाले इंडेक्स में वैल्यू सेव होगी, नेक्स्ट टाइम 1 वाले इंडेक्स में, नेक्स्ट टाइम 2 वाले इंडेक्स में, नेक्स्ट टाइम 3, तो इस तरह ये सारे इंडेक्स में वैल्यू सेव कर देगा। उसके बाद अब हमने सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है और उसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी जो एरे के किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए वो इंडेक्स की वैल्यू हमने वापस रिटर्न करनी है। तो दोस्तों एरे के हमारी एरे किस टाइप की है, इंट टाइप की है। सो दोस्तों जो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे वो भी किस टाइप की होगी, इंट टाइप की। सो हमने यहाँ लिख दिया इंट, और इंट के बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये रेफरेंस ऑपरेटर लगाना है। ये रेफरेंस ऑपरेटर दोस्तों तब लगाते हैं जब आपने अपनी कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। सो उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम, जो कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, सो आपने लिखा ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बाद हम वो ऑपरेटर बताते हैं जिसको हमने ओवरलोड करना है। तो हमने किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, हमने ये अपने सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। उसके बाद हमने ये फंक्शन लगाया और इस फंक्शन के अंदर आपने दोस्तों वो नीचे से इंडेक्स नंबर, जारी बात है आपने अपनी एरे के जिस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करनी है वो इंडेक्स नंबर कौन सा है वो हमें नीचे से एज ए पैरामीटर मिलेगा। सो यहाँ पे हमने कहा इंट, यहाँ पे मैंने इंडेक्स नाम से एक पैरामीटर ले लिया जिसमें बेसिकली क्या आएगा, ये जो इंडेक्स बेसिकली आर्गुमेंट में बनाया इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे नीचे से वो इंडेक्स नंबर मिलेगा जिसकी वैल्यू मैंने रिटर्न करनी है। ठीक है, तो मान लिया आपने कह दिया मुझे इंडेक्स
5 वाले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। सो वो जो 5 आप मुझे दोगे वो आप मुझे नीचे से एज ए रेफरेंस दोगे, तो वो मैं इंडेक्स वाले वेरिएबल में ले लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कि जो आपने मुझे इंडेक्स नंबर दिया है नीचे से एज ए पैरामीटर, वो इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, वो इंडेक्स नंबर जनाब 9 से हमेशा 9 के इक्वल या 9 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ना आपकी एरे का मैक्सिमम साइज़ कितना 10, तो मैं मैक्सिमम इंडेक्स नंबर यहाँ पे कौन सा 9, तो यानी आपके इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो मांगा है मैं उसे टेस्ट करूँगा। मैंने कहा इफ़ अगर जो मेरा इंडेक्स नंबर मुझे नीचे से मिला है अगर वो ग्रेटर है उसकी वैल्यू किससे 9 से, तो मैंने कहा सिंपली क्या कर दो, सिंपली मैंने कहा इफ़ के अंदर आ जाओ और यहाँ पे सी आउट कर देना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अदरवाइज एल्स, यानी अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, फिर मुझे रिटर्न कर देना, फिर क्या करना, रिटर्न कर देना मेरे एरे की उस इंडेक्स की वैल्यू जो इंडेक्स मुझे नीचे से एज ए रेफरेंस मिला है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स, वो नंबर दे दिया यहाँ पे। तो आपको पता ना एरे के अंदर जिस इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए होती है वो इंडेक्स नंबर बताते हैं। सो मुझे इंडेक्स नंबर जो मिला है वो किस में पड़ा हुआ है, इस इंडेक्स वाले वेरिएबल में। सो मैंने इसलिए यहाँ पे इंडेक्स वाले वेरिएबल का रेफरेंस दे दिया। चलें इतना कर लिया। तो यहाँ पे अब आपने क्या किया, आपने अपने टेस्ट क्लास का T1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब दोस्तों आप क्या करोगे, आप सिंपली आप सी आउट करोगे, क्या बोला आपने सी आउट के अंदर क्या दिया, मुझे चाहिए सबसे पहले आपने कहा टी ऑफ 0 की वैल्यू। सो टी ऑफ 0 की वैल्यू लेने के लिए आपने कहा टी सॉरी यहाँ पे 1 हटा दें, सिर्फ हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टी नाम से। सो मैंने कहा टी ऑफ, अच्छा टी जो है टी मेरा ऑब्जेक्ट है, या कि ये मैंने स्क्वायर ब्रेसेस क्यों लगाई है, क्योंकि दोस्तों मैं जो ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूँ वो कौन सा है, स्क्वायर ब्रेसेस वाला। सो इसलिए मैंने अपने ऑब्जेक्ट के आगे ये स्क्वायर ब्रेसेस लगाई हैं। और उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे एज ए रेफरेंस इंडेक्स नंबर भेजना है वो कहाँ बताओगे आप, इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। सो मैंने कहा मुझे 0 वाले इंडेक्स नंबर की वैल्यू चाहिए। सो उसके बाद आपने सिंपली इसी को डुप्लीकेट कर लिया। जब डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद आपने देन आपने यहाँ पे कहा मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, 6 वाले इंडेक्स की। सो यहाँ पे भी आपने टी ऑफ 6 लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे कहा मुझे टी ऑफ 11 की वैल्यू चाहिए। तो 11 जो है वो यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं। सो यहाँ पे जब ये चलेगा ना, ये वाली लाइन जब चलेगी तो ये आपको जो है इनवैलिड की वैल्यू रिटर्न करेगा और साथ ये भी कहेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 11 वाला कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं है, हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 9 है। सो इतना कर लिया। अब मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखो दोस्तों, टी ऑफ 0 की वैल्यू 2, टी ऑफ 6 की वैल्यू 8 और उसके बाद टी ऑफ 11 की दफ़ा उसने कहा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और टी ऑफ 11 की वैल्यू उसने एक गार्बेज वैल्यू में दे दिया। तो दोस्तों यही होता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटे से प्रोग्राम से आपको समझ आ गई होगी कि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ये देखिए ये छोटा सा कोड है, ये कोड आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। और यही पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी जो शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो लिखनी है और उसके साथ ये आपने प्रैक्टिकली जो है वो प्रोग्राम लिख के आ जाना। ठीक है, समझ आती है? ओके जी, चलें हमारा ये हो गया सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ गया जी ओवरलोडिंग फंक्शन ऑपरेटर। अब दोस्तों फंक्शन ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है ये बता देता हूँ आपको। तो कहता है मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन, यानी कहता है ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी, कि फंक्शन ऑपरेटर दोस्तों तो जो जब आप यूज़ करते हो तो उसके लिए पहली चीज़ क्या है, कहता है मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन, क्योंकि वो आपका एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी स्पेसिफाइड, कहता है आप जब फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो तो इसमें आप कितने भी चाहो पैरामीटर जो है वो एज ए रेफरेंस जो है वो पास कर सकते हो। उसके बाद कहता है एनी रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड, कहता है आप किसी भी टाइप की रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट, ऑपरेटर कैन परफॉर्म एनी जेनेरिक ऑपरेशन, यानी कहता है हम जो फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने लगे हैं, कहता है हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, जेनेरिक ऑपरेशन के लिए। तो जब आपने जेनेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो तब आप इस फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करते हो। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है वो करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं जी अपना फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। सो फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे इसी टेस्ट क्लास के अंदर हम बना लेते हैं कुछ वेरिएबल। तो इंट मैंने एज नाम का वेरिएबल बना लिया, फिर मैंने स्ट्रिंग जो है वो नेम नाम का। अब ये जो प्रोग्राम करवाने लगा ना इसको अच्छे से हमने कवर करना है और साथ साथ इसको नोट कर लें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, उसके बाद एक हमने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमने कहा जो मेरा एज वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 कर दो, और मैंने कहा जो मेरा नेम वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया,
उसके बाद मुझे चाहिए एक और कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मैं जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर मुझे अगर अपने इस एज और नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी हो तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें अंदर मैंने कहा इंट ए यानी एज के लिए और स्ट्रिंग एन जो है वो नेम के लिए। समझ आ गई। उसके बाद ठीक है जी, तो ये हटा दो, अब यहाँ से ये हटा दो और ये भी हटा दो। ओके चलें जी, इतना कर लिया। ओके अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा जनाब ए के अंदर मेरे पास एज है, ये एन के अंदर मेरे पास नेम आ गया। सो मैंने कहा एज वाले वेरिएबल को इक्वल कर दो ए वेरिएबल की वैल्यू के और नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल कर दो एन वेरिएबल की वैल्यू के। चलें ये हो गया आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आपने क्या करना है, अब आपने ओवरलोड करना है किसको जनाब, अब आपने ओवरलोड करना है अपने इसको फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। सो उसके लिए अपनी रिटर्न टाइप कौन सी यूज़ करनी है, फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। सो उसके लिए अपनी रिटर्न टाइप यूज़ करनी है, जो भी आपकी क्लास का नाम है वो आपकी क्लास की रिटर्न टाइप है, सॉरी क्लास की डाटा टाइप है। सो टेस्ट क्लास। और उसके बाद दोस्तों चूँकि मैंने यहाँ जो डाटा डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर वो मैंने इसी क्लास के अंदर करना है। सो अब मैं ये रेफरेंस ऑपरेटर नहीं यूज़ करूँगा, ये तब यूज़ करते हैं जब आपने वैल्यू रिटर्न करके मेन में डिस्प्ले करनी हो, लेकिन मैंने इस दफ़ा मेन में डिस्प्ले नहीं करनी। सो मैंने ये रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, सिर्फ जस्ट मैंने लिखा ऑपरेटर अपने फंक्शन, क्योंकि मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है। सो उसके लिए आपको पता ना हम क्या लिखते हैं ऑपरेटर, और आगे जिस ऑपरेटर को अपने ओवरलोड करना है तो मैंने किसको करना है फंक्शन ऑपरेटर को। तो फंक्शन ऑपरेटर ये वाला होता है, ये राउंड ब्रेसेस को हम फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। सो उसके बाद ये आपने ऑपरेटर लगा दिया। उसके बाद अगेन एज ए पैरामीटर लेने के लिए वो तो आपको पता ना हर फंक्शन के आगे जो ये वाली राउंड ब्रेसेस आते हैं जिसमें हम एज ए पैरामीटर वैल्यूज लेते हैं। सो पैरामीटर वैल्यू लेने के लिए मैंने कहा इंट ए जो है वो पहला मेरा पैरामीटर हो गया, दूसरा मेरा पैरामीटर है स्ट्रिंग एन। ठीक है जी, इतना हो गया। अब आपने क्या किया, आपने कहा जो मेरे पास यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कॉल किया है उसने जो यहाँ पे वैल्यू भिजवाई है वो वैल्यू मैंने एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया उसको दे दी। तो एक नया जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो कौन सा जी, टेस्ट ओबीजे नाम से। सो मैंने कहा जो ओबीजे के अंदर डॉट एज वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो इस ए वेरिएबल की वैल्यू के, और देन ओबीजे के अंदर जो नेम वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो इस एन वेरिएबल की वैल्यू के। सो दोस्तों जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है उसके एज वाले वेरिएबल की वैल्यू और नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू उठा के मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, इसको दे दिया। अब ये जो ओबीजे मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू सेट की है इसको मैं इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा मेन को। ठीक है, जब इसे रिटर्न करूँगा तो रिटर्न करने के बाद उसके बाद जो मैंने वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो मैंने इसी के अंदर अपनी क्लास के अंदर वाइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो ये वो फंक्शन है जो जस्ट मेरी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ये कोई ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन है जिसके जरिए मैं अपनी वैल्यू डिस्प्ले करूँगा। तो उसके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा सी आउट और मैंने कहा बैकस्लैशन मैंने पहले कहा जी नेम, और नेम किस में पड़ा हुआ है, नेम वाले वेरिएबल में, और उसके बाद मैंने कहा सी आउट और मुझे बैकस्लैशन नहीं चाहिए, मैंने कहा बैकस्लैश टी एक टैब देने के लिए, और उसके लिए मैंने कहा आगे एज, और एज किस में है जी, एज वाले वेरिएबल में। ठीक है, इतना कर दिया। चलें ये डाटा आपने डिस्प्ले कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके ज़रिए आप अपने इसको कॉल करोगे। सो मैंने कहा जो मेरी टेस्ट क्लास है उसका T1 के नाम से ऑब्जेक्ट बना दो और एक T2 नाम से ऑब्जेक्ट बना दो। अब दोस्तों ये जो T1 है ना ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं वैल्यू रख के फिर इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। सो मैंने T1 के अंदर कुछ वैल्यू रखी पहले, जैसे मान ले मैंने वैल्यू रखी 22 एज और उसके बाद अली नेम है। तो ये बेसिकली आप वैल्यू क्यों रख रही हो, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पे ये देखें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। सो जब आप वैल्यू देते हो तो ये वाला चलेगा, जब आप वैल्यू नहीं दी तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चल जाता है। दोस्तों ये जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ना इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ये देखें आपने ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू जो है वो एज ए रेफरेंस पास नहीं की, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो दोस्तों आपको पता है जब हम इस तरह सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलता है, बाई डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो चल जाता है। ठीक है, इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बनाया। और जब आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके चलें अब मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊँ यहाँ पे वैल्यू। सो मैंने कहा T1 के अंदर मैंने वैल्यू रखी है T1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन के जरिए उनको डिस्प्ले करके दिखाओ, क्या वो डिस्प्ले होती हैं। ओके, और उसके बाद पहले मैंने सिंपली T1 की वैल्यू डिस्प्ले की है डायरेक्ट विदाउट एनी कॉलिंग दिस फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। ठीक है, अब मैं जो इसको कॉल करूँगा फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वो ऑब्जेक्ट बताओगे जिसके अंदर आपने वो जो आपको ये जो ओबीजे वाला ऑब्जेक्ट जब रिटर्न हो गया तो ये आपने किस ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है वो ऑब्जेक्ट यहाँ बताओगे। तो मैंने कहा T2 इक्वल टू
उसके बाद मैंने कहा T1 और आगे आप किसको ओवरलोड कर रहे हो, अपने फंक्शन ऑपरेटर को। सो यहाँ पे आप फंक्शन T1 के आगे ऑब्जेक्ट के आगे वही ऑपरेटर लगाओगे जिसको आप ओवरलोड कर रहे हो। तो मैं ओवरलोड कर रहा हूँ इस फंक्शन ऑपरेटर को। अब इस फंक्शन ऑपरेटर के अंदर ओवरलोड तो आपने कर दिया इसको, अब इसके अंदर ये जो आप वैल्यू भेज रहे हो एज और नेम, ये तो आपने भेजी नहीं। तो यहाँ पे आप आओ और इसके अंदर आपने लिखा पहले एज 24 एंड कॉमा और देन नाम भेज दिया खिज़र। ओके, तो दोस्तों बेसिकली क्या होगा, T1 जो है वो बेसिकली इस मेरे फंक्शन ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को कॉल करेगा और इसको जो है वो भिजवा देगा एज 24 और नेम खिज़र। वो एज जो है वो ओबीजे वाले ऑब्जेक्ट के एज वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और नेम वाले वेरिएबल में। उसके बाद ओबीजे की वैल्यू जब रिटर्न होगी तो वो किसको आगे मिल जाएगी, T2 को। तो बेसिकली T2 को क्या मिला, बेसिकली T2 को ये वाला डाटा मिला जो आपने बेसिकली भिजवाया इसके थ्रू 24 एंड खिज़र। ओके, अब आपने कहा T2 डॉट, अब T2 के पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आप चाहते हो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, तो इसलिए आपने कहा T2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाए। अब T1 डॉट डिस्प्ले चलने से क्या डिस्प्ले होगा 22 एंड अली, और T2 डॉट डिस्प्ले चलने से क्या कॉल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 24 एंड खिज़र। कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे देखें दोस्तों, पहला T1 से नेम अली एंड एज 22 एंड सेकंड T2 के चलने से नेम खिज़र एंड एज 24। तो ये होता है दोस्तों फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो मैंने फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला भी कोड आपको डिटेल से करवा दिया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। वरना अगर समझ नहीं भी आई तो मेरे भाई, अगर आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स तक रहना है तो फिर आप इस कोड को जो है वो टाइप का लिख लें, अपने पास नोट कर लें और उसको जाके पेपर में ऐसे ही जो है वो टाइप कर दीजिएगा। ओके जी, तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी। अब यहाँ पे उन्होंने फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो मैंने आपको सिखाया वो भी, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो मैंने आपको सिखाया वो भी, दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। सो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी एज ए प्रैक्टिस है, ये आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको दोनों करवा दी हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी यूनिरी ऑपरेटर। अब दोस्तों यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनिरी ऑपरेटर दोस्तों ये होते हैं जिसमें आप अपनी वैल्यू को जो है, आपको पता ना हम ये यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ हम लिखते हैं ए प्लस प्लस। तो बेसिकली इससे क्या होता है, एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाता है, आप लिखते हो ए माइनस, माइनस से क्या होता है आपकी एक वैल्यू का डिक्रीमेंट हो जाता है, आप लिखते हो ए माइनस इसका सॉरी माइनस ए। दोस्तों इससे क्या होता है, बेसिकली आपकी वैल्यू निगेट हो जाती है। निगेट का मतलब क्या है, मान लो अगर आपके पास आपने वैल्यू लिखी हुई है 15 पॉजिटिव 15, तो बेसिकली निगेट होने के बाद क्या हो जाएगी -15। और अगर आपने -15 लिखा हुआ था वो निगेट होने के बाद क्या हो जाएगी पॉजिटिव 15। यानी अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव दी हुई है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। कब, जब आप ये माइनस के आगे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हो। यानी शुरू में माइनस लिखने से क्या होता है, आपकी वैल्यू निगेट हो जाती है। समझ आ गई? ओके जी, डन। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब हम करने लगे हैं यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर के अंदर ये माइनस माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस निगेट करने के लिए। तो मैं आपको कौन सा करवाने लगा हूँ, मैं आपको जनाब यहाँ पे जिस यूनिरी ऑपरेटर की एग्जांपल करवाने लगा हूँ वो है जी माइनस यानी निगेट वाला, जिसमें हम जो वैल्यू पॉजिटिव देंगे तो वो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव देंगे तो वो पॉजिटिव कर देगा। तो यानी मैंने निगेशन वाला, ये जो सर ने भी निगेशन वाला करके दिखाया हुआ है, सो मैं भी इस निगेशन वाले को यूज़ करूँगा। सो चलें जी, बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर पहले दो वेरिएबल बना लो, इंट ए कॉमा बी के नाम से। उसके बाद आपने कहा ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आपने कहा ए की वैल्यू 0 कर दो एंड बी की वैल्यू भी 0 कर दो। सो बी वेरिएबल की वैल्यू भी 0 कर दो। उसके बाद आपने कहा इंट ए इंट बी। तो जैसे करवा रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है। तो इंट बी, तो बेसिकली आप दोबारा बता देता हूँ, देखो मैंने दो वेरिएबल ही हैं इंट टाइप के ए और बी के नाम से। फिर मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने अपने ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने अपना ए वेरिएबल ए और बी जो है वो नीचे से एज ए पैरामीटर जो है वो वैल्यूज़ ली हुई हैं। अब इस ए और बी में जो वैल्यू नीचे से आएंगी वो मैं अपने ए और बी वाले वेरिएबल में डाटा मेंबर में रख दूँगा। ये जो मैंने ए और बी डाटा मेंबर बनाया ना इसमें। सो दोस्तों जो आपको पता है, जब हमारे डाटा मेंबर का नाम और जो हमारी ये आर्गूमेंट है इनका नाम अगर सेम हो तो फिर हम अपने डाटा मेंबर के साथ जो है वो दिस यूज़ करते हैं। सो मैंने कहा दिस ए इक्वल टू ए। तो ये जो दिस ए, ये क्या आगे ये जो ए है ये बेसिकली कौन सा ए है, ये आपके ये डाटा मेंबर वाला ए है। और ये जो इक्वल के आगे ए है ये आपका ये पैरामीटर वाला ए है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने कहा दिस और आपने कहा बी इक्वल टू बी की कर दो। ठीक है, ओके जी। उसके बाद आपने ओवरलोड करना है किसको जनाब, अपने कौन से ऑपरेटर को, निगेट ऑपरेटर को। दोस्तों निगेट ऑपरेटर के अंदर हम कुछ भी पास नहीं करते, ये आपने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना है इसको। ठीक है, ओके। सो जस्ट आपने यहाँ पे निगेट ऑपरेटर लगा देना। निगेट ऑपरेटर लगाने के बाद अब आपने क्या करना दोस्तों, अब आपने बेसिकली जो ऑब्जेक्ट, बेसिकली आप सुन लें गौर से, जो ऑब्जेक्ट इस निगेट ऑपरेटर को कॉल करेगा ना, इस निगेट ऑपरेटर को कॉल करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर हम चेंजिंग करेंगे। सो मैंने कहा
ए क्या है, ए बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट ने आपको कॉल किया उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ए वेरिएबल आपने कहा उस ए वेरिएबल के अंदर क्या रख दो, -a। ठीक है, -a का मतलब क्या है, बेसिकली उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो आपको T1 ने जो है वो कॉल किया, सो आप T1 के अंदर जो ए वेरिएबल है ना उसके अंदर मान लो 10 पड़ा हुआ है, सो उसी 10 को आपने निगेट करके यानी -10 बनाकर उसी के अंदर रख दिया, यानी सेम वेरिएबल के अंदर निगेशन करने के बाद आप रख रहे हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जिस वेरिएबल के अंदर आप खड़े हो ना उसी वेरिएबल की वैल्यू पहले आपने उठाई, उसको निगेट किया और अगेन उसी में रख दिया। तो यानी अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपके पास मान लो एक बॉक्स है और उस बॉक्स में से आपने एक वैल्यू उठाई, उसमें थोड़ी एडिशन करने के बाद चेंजिंग करने के बाद आपने उसी अगेन बॉक्स में वापस रख दी। ये मतलब है इस चीज़ का कि आपने बॉक्स की वैल्यू उठाई, उसको निगेट किया और अगेन उसी में रख दिया। सो इसी तरह आपने कहा b = -b, यानी ये निगेशन कर देगा आपकी, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो उससे नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, रिटर्न करना है पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कौन सा, जिसने आपको कॉल किया। तो दोस्तों जब आपने जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने फंक्शन को कॉल किया हो उसी की वैल्यू अगर वापस रिटर्न करनी है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, अपनी क्लास का नाम आगे राउंड ब्रेसेस के अंदर, उसके अंदर जितने डाटा मेंबर है ना उन सब का तरतीब से नाम। सो पहला क्या जी ए है, फिर कॉमा बी है, ठीक है, इस तरह से। ओके डन, चलें क्लियर जी। तो इस तरह क्या होगा दोस्तों, ये जो आपने जिस ऑब्जेक्ट ने आपको कॉल किया ना उसी ऑब्जेक्ट की बेसिकल वैल्यू आपने वापस रिटर्न कर दी है। अब उन वैल्यूज को स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी ए, और ए के अंदर ए की वैल्यू ए, और यहाँ पे एज की जगह पे आ जाएगा बी, और देन बी की वैल्यू। सो ये बी की वैल्यू। ओके बस इतना हो गया, बस इतना सा काम था दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं था। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्या किया, आपने का जो मेरा एक टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने दो पैरामीटर पास किए, T1 एंड कॉमा T2 के साथ। ठीक है, अब T1 को आपने क्या भिजवाना है, दो वैल्यूज़ भिजवानी है ए और बी की पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यानी ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सो हमने क्या भिजवाया, इसको आपने भिजवाया -22, 5, और T2 को आपने भिजवा दिया 10, -6। तो अब आपने क्या किया, अब आपने सबसे पहले T1 को निगेट किया। तो T1 को निगेट कैसे करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये जो निगेशन ऑपरेटर ओवरलोड लगा रहे हो, यूनिटरी ऑपरेटर, माइनस का पहले ये लगाते हैं। सो निगेशन के अंदर हमेशा पहले निगेशन ऑपरेटर आता है। सो माइनस निगेशन ऑपरेटर, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का नाम, बस इतना काम कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आपने कहा T1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ओके, इसी तरह आपने दोस्तों यहाँ भी किया कि T2 के लिए भी T2 को पहले निगेट किया, उसके बाद उसे डिस्प्ले कर दिया। सो निगेशन T2 एंड T2 डॉट डिस्प्ले। ओके, सो ये तो दोस्तों इस तरह हम निगेशन ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, और बाकी ऑपरेटर को भी आप ऐसे ओवरलोड करते हो। अब आपको करके दिखाऊं तो यहाँ बेसिकली T1 में क्या वैल्यूज है, -22 एंड 5। तो ये T1 के अंदर -22 को 22 बना देगा, पॉजिटिव 22, और 5 को -5 बना देगा। यहाँ पे 10 को -10 बना देगा, और -6 को 6 बना देगा। तो अब देखना ज़रा, कंपाइल करता हूँ, और यहाँ पे देखो ऐसे हुआ ना दोस्तों, ये देखो -22 को उसने पॉजिटिव 22 बना दिया, और 5 को -5 बना दिया, 10 को उसने -10 बना दिया, और -6 को उसने 6 बना दिया। तो ये तो दोस्तों निगेशन ऑपरेटर। ओके, तो ये मैंने आपको ओवरलोड करना सिखा दिया, उम्मीद है आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। निगेशन ऑपरेटर वाले ये कोड है, सिंपल सा, ये निगेशन ऑपरेटर का कोड है, सिंपल सा देखें इतना सा कोड है। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग्स थी मैंने आपको करवा दी हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।